हम जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे कि जो सेल होता है उसके जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, राइट। कल हमने क्या डिस्कस किया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन के बारे में, राइट। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, आउटर कवरिंग ऑफ सेल। सेल की बाहर की कवरिंग क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिट करती है एंट्री और एग्जिट को कुछ सिलेक्टिव पार्टिकल्स के, इसीलिए हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। फिर हमने डिस्कस किया था कि कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोई मटेरियल एंटर करता है या कैसे आउट करता है, कौन कौन सी प्रोसेस, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या है बेटा, एंडोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। क्या है, एंडोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। वाटर के डिफ्यूजन को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की क्या क्या इंपॉर्टेंस है बेटा, रूट जो होता है ना, जो रूट्स होती है वो क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है, कहां से, सॉइल के अंदर जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करती है, कौन से प्रोसेस से करते हैं, ऑस्मोसिस। आप जानते हैं, मूवमेंट ऑफ अ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये जो रूट्स है इसकी जो मेम्ब्रेन है वो किसका काम कर रही है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का, राइट। तो रूट एब्जॉर्ब करती है क्या, वाटर फ्रॉम सॉइल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। एक सेल से दूसरे सेल, तीसरे सेल, चौथे सेल, ऐसे जो मूवमेंट होती है वाटर की वो भी किस प्रोसेस से होती है बेटा, ऑस्मोसिस। एक तरफ कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो अगले वाले में जाएगा, फिर उसमें कंसंट्रेशन बढ़ेगी उससे अगले वाले सेल में जाएगा। इन द सेम वे जो वाटर है वो क्या होता रहता है, पास होता रहता है, राइट। नेक्स्ट जो प्रोसेस है जिससे कोई भी सब्सटेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर आता है वो है एंडोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। ये कब यूज होता है, जब मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मतलब बड़े वाला मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है और उसको अंदर जाना होता है, ठीक है। टेकिंग इन मैक्रो मॉलिक्यूल्स बाय सेल, सेल है ना, सेल के बाहर कोई बड़ा सा मॉलिक्यूल है, इसको सेल के अंदर जाना है ना, वो कौन सी प्रोसेस से जाएगा, एंडोसाइटोसिस। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, फ्लेक्सिबल है ना, वो अपनी शेप को चेंज करेगी और उस फॉरेन मॉलिक्यूल को, यानी जो भी फूड पार्टिकल है या कोई भी सब्सटेंस है उसको क्या करेगी, अंदर की तरफ इंगल्फ कर लेगी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस या फिर फेगोसाइटोसिस, ठीक है। अब नेक्स्ट सेल वॉल, आई थिंक पीडीएफ खुल गई। इससे पहले मैं आपको सेल वॉल पढ़ाती हूँ। सेल वॉल क्या होता है बच्चे, सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल इज द आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल्स, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक कवरिंग होती है, उसे आप क्या बोलते हैं, सेल वॉल, ठीक है। जैसे कि एक सेल है ना, अब सेल के बाहर ये वाली जो कवरिंग है जो मैंने ब्लैक लेयर से बनाई है, ये क्या बेटा, सेल वॉल। क्या सेल वॉल सब में प्रेजेंट होती है, नहीं होती ना। सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है, प्लांट्स में, फंजाई में और बैक्टीरियाज में। क्या हम में सेल वॉल है, क्या हमारे किसी सेल में सेल वॉल है, नहीं, राइट। हमारे में एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती, किस में होती है बेटा, प्लांट सेल्स में, बैक्टीरिया में और फंजाई। ये तीन है जिनके अंदर क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल किसकी होती है बेटा बनी हुई, डेड सेल्स की, किसकी, डेड सेल्स की, डेड सेल्स की बनी हुई होती है, इसीलिए क्या होती है, बहुत रिजिड होती है। रिजिड मतलब बहुत हार्ड होती है, राइट। अब सब में अलग अलग मटेरियल की बनी होती है। प्लांट सेल में किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की, फंजाई में किसकी बनी होती है, चाइटिन की, बैक्टीरिया में किसकी, पेप्टिडोग्लाइकन की, ठीक है। ये अलग अलग मटेरियल है जिससे क्या बनी होती है बेटा, सेल वॉल। जनरली आपको प्लांट्स की पता होना चाहिए, प्लांट्स की सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज। यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन उठ के आता है कि प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। अब सेल वॉल का काम क्या है, हार्ड है, रिजिड है, तो सेल को क्या देगी, शेप, और रिजिडिटी, हार्डनेस प्रोवाइड कर रही है, और स्ट्रेंथ, बाउंड्री है ना, तो बाउंड्री का काम क्या है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, किसी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो क्या दे रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है, रिजिड बना रहा है उसको, और शेप दे रहा है। हाईली परमिएबल, कोई भी अंदर जाए कोई मना नहीं है, सिलेक्टिव परमिएबल नहीं है, हाईली परमिएबल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी थी, सिलेक्टिव, ये कैसी है, हाईली परमिएबल।
तो सेल वॉल क्या देती है? परमिशन देती है। किसको परमिशन देती है? कोई भी सब्सटेंस अंदर और बाहर जा सकता है, राइट? तो सेल वॉल it is made up of a cellulose in case of a plants. It's only present in plants, fungi as well as in bacteria. Absent in animal cells. किसमें absent होती है बेटा? Animal cells में, right? Functions क्या है? Shape provide करता है, rigidity देता है, mechanical strength as well as permeable होने की वजह से free movement देता है किसी की substance की, right? Next topic है plasmolysis. क्या होता है? प्लाज्मोलाइसिस। कुछ पता है इसके बारे में क्या होता है प्लाज्मोलाइसिस? नो? अच्छा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन याद है जो कल पढ़ा था? यस। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है बताइए मुझे पहले। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? कंसंट्रेटेड होता है या डाइल्यूट होता है? कंसंट्रेटेड। कैसा होता है? कंसंट्रेटेड। आपने कल पढ़ा था कि जब हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सेल को रखा तो सेल क्या कर गया? श्रिंक। सेल क्या कर गया? श्रिंक, राइट? क्योंकि मूवमेंट कैसे हुई? इन से आउट, इन से आउट मूवमेंट हुई और सेल क्या कर गया बेटा? श्रिंक, राइट? सेल श्रिंक कर गया। ये एक बात थी एनिमल सेल की, राइट? अगर मैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर किसी प्लांट सेल को रख दूं तो क्या होगा? अगर मैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर किसी प्लांट सेल को रख दूं तो क्या होगा? सेल श्रिंक करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा? सेल वॉल कैसी है? हार्ड है, रिजिड है, राइट? अब उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिद्दी है तुम्हारी तरह, पढ़ेंगे नहीं हम नहीं पढ़ेंगे, ये सेल वॉल पे जिद्दी है। ये कहती है मेरे में कोई असर नहीं होगा, जो होगा किसको? सेल मेम्ब्रेन को। अब धीरे धीरे क्या होता जाएगा बेटा? ये जो अंदर से सेल मेम्ब्रेन और सेल कंटेंट है ना, वो सिकुड़ता जाएगा, श्रिंक होता जाएगा, बेचारा सूखता जाएगा बिल्कुल, लेकिन सेल वॉल अपनी जगह पे ही रहेगी, सेल वॉल नहीं हिलेगी। तो ये श्रिंकेज ऑफ क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर हम सिंपली बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट होता है ऑल द लिविंग मटेरियल प्रेजेंट इन द सेल। सेल वॉल को छोड़ के बाकी सब क्या है? लिविंग ही तो है। तो ऑल द लिविंग मटेरियल प्रेजेंट इन द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। तो जितना भी प्रोटोप्लास्ट है या जितना भी प्रोटोप्लाज्म है वो सारा श्रिंक होना शुरू हो जाएगा सिवाय सेल वॉल के। इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, श्रिंकेज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की श्रिंकेज होने से जो पूरा का पूरा प्रोटोप्लास्ट है वो श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, है ना? मान लीजिए उसका साइज अच्छा खासा इतना था, वो बिल्कुल श्रिंक हो गया, इतना सा रह गया, राइट? लेकिन ये क्या है? सेल वॉल तो जिद्दी है, वो कह रही मैं नहीं बदलती अपनी शेप, हार्ड है, डेड सेल्स है, उसमें कोई असर ही नहीं होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का, तो वो जैसी है वो वैसी की वैसी रहेगी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। कब होगा? जब आप प्लांट सेल को किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे। तो मैं आपसे दोबारा से दो क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर हम एनिमल सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा? सेल श्रिंक करेगा। अगर हम प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा? आप बोलेंगे प्लाज्मोलाइसिस होगी। क्या होगी? प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस का मतलब श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट, ठीक है? जितना भी लिविंग मटेरियल है सेल का, उसका सिकुड़ना, उसे आप क्या बोलते हैं बेटा? प्लाज्मोलाइसिस। इज दैट क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। नाम सुना है पहले कभी? क्या होता है? पहले आपसे पूछते हैं फिर हम बताते हैं। सेंटर ऑफ द सेल। जरूरी है सेंटर पे हो? प्लांट सेल में तो जरूरी नहीं है सेंटर पे होता है, एनिमल में होता है। ओके, क्या होता है बेटा? ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये न्यूक्लियस ही है, ठीक है? जो न्यूक्लियस होता है वो स्फेरिकल होता है या फिर ओवल शेप का होता है, राइट? जब आप उसकी स्टेनिंग करते हैं, स्टेनिंग मतलब जब आप उसका स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप के नीचे कलर डाल के ऑब्जर्व करते हैं तो वो डार्कली स्टेड होता है। किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने? रॉबर्ट ब्राउन। सेल किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक। ये किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। 1831 में। सेल कब डिस्कवर हुआ था? 1665 में। इसको हम हेडक्वार्टर ऑफ द सेल या फिर ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ऑल द एक्टिविटी इन द सेल्स इज कंट्रोल्ड बाय अ न्यूक्लियस। जितनी भी सेल में एक्टिविटीज हो रही है सब कौन कंट्रोल कर रहा है? न्यूक्लियस। तुम्हारे बॉडी में जितनी एक्टिविटी है उसे कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन। ये भी उसका ब्रेन ही है, एक सेल का। हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स है, हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस क्या करता है? जितनी भी एक्टिविटीज होती है उन सबको कंट्रोल करता है।
अब बात करते हैं न्यूक्लियस के भी आगे कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। न्यूक्लियर एनवेलप, जिसको आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन नेटवर्क, राइट। एक एक को डिस्कस करेंगे, राइट। नेक्स्ट देखिए स्ट्रक्चर, देखिए इसका, किसके बाहर है पूरा सेल, ठीक है। सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन होती है, ये दिख रहा है ना आपको, राइट। इस तरीके से मेम्ब्रेन है, आप देख रहे हैं, इसको एनवेलप बोल रहे हैं। एनवेलप मतलब लिफाफा होता है ना, कवरिंग होती है, जस्ट लाइक दैट, 2 लेयर्स का। इसके बीच में आपको एक खाली जगह भी दिख रही होगी, दिख रही है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। पोर मतलब छेद, न्यूक्लियर पोर। पोर का मतलब क्या है, कोई भी सब्सटेंस, ये क्या है बेटा बाहर, ये कौन सा रीजन है, साइटोप्लाज्म, क्या है ये, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो ये पिंक पिंक कलर का दिख रहा है, ये क्या है बेटा, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल में मिलने वाला साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर मिलने वाला न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में किसी भी सब्सटेंस का अगर एक्सचेंज होता है तो वो किसके थ्रू होता है, पोर के थ्रू, न्यूक्लियर पोर के थ्रू। यहां से यहां सब्सटेंस अंदर या बाहर जाएगा तो कोई रास्ता तो होना चाहिए ना उसके लिए। अगर आप अपने बेडरूम या लिविंग रूम की जगह छोड़ते हो तो डोर तो छोड़ते हो या अंदर ही बंद हो जाते हो, डोर छोड़ते हो ना अंदर या बाहर आने के लिए, वही उन्होंने रास्ता छोड़ा हुआ है, राइट। ये आपकी मेन एंट्री है और ये आपका रूम है, तो ये एंट्री और बाहर और अंदर जाना है आपको, तो किसके थ्रू जा रहा है, न्यूक्लियर पोर के थ्रू, ठीक है। ये क्या है जो ये लाइट पिंक बेबी पिंक सा कलर दिख रहा है, ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्या है, प्लाज्म। इसके अंदर भी आपको एक और बॉडी दिख रही है, ये क्या है, न्यूक्लियोलस, क्या है ये, न्यूक्लियोलस, राइट। अब न्यूक्लियोलस के अंदर भी इस तरीके से धागे पड़े होते हैं, बिल्कुल जैसे होता है ना, ऊन का गोला लिया और ऐसे धागे को बिखेर दिया, वो होता है क्रोमेटिन नेटवर्क। क्या होता है, क्रोमेटिन नेटवर्क। चारों पार्ट्स बताए मैंने आपको। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये कवरिंग जो आपको दिख रही है, ये है न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। इसके बीच में जो स्पेस है वो क्या है, न्यूक्लियर पोर। ये क्या है, न्यूक्लियर पोर। अब न्यूक्लियस के अंदर भी एक ओवल बॉडी है, उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो ये लिक्विड भरा हुआ है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब यहाँ पे ये सारे में फैले हुए हैं, देखो आप, ये सारे डॉटेड डॉटेड दिख रहे हैं ना आपको, डार्क पिंक कलर के, ये सब क्या है, क्रोमेटिन नेटवर्क। क्या है ये, क्रोमेटिन नेटवर्क, राइट। अब एक एक चीज को डिटेल में पढ़ते हैं, राइट। समझ में आ गया क्या क्या है ये, राइट। अब देखिए न्यूक्लियर एनवलप क्या है। न्यूक्लियर एनवलप क्या है बेटा, न्यूक्लियस के बाहर की कवरिंग, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है। आप आगे नोटिस करेंगे जो न्यूक्लियस है ना, जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर ना ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे फॉर्मेशन दिखेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है वो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस होती है किससे बेटा, ER से, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। न्यूक्लियर एनवलप परफोरेटेड होती है। परफोरेटेड मतलब अपने में से कुछ पार्टिकल्स, परफोरेशन मतलब उसके अंदर पोर्स होते हैं जिसके थ्रू वो एंट्री देता है पार्टिकल्स की। छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिस पोर के थ्रू क्या होते हैं, मटेरियल का एक्सचेंज होता है, किसके बीच में, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में, आपके लिविंग रूम और आपके बेडरूम के बीच का। आपको बस ये समझना है थोड़ा सा, राइट। तो हमने बोला ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, ये साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियोप्लाज्म। तो अंदर और बाहर कैसे जा रहा है, बाय न्यूक्लियर पोर। दोबारा से पढ़िए इस चीज को, न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, इट इज अ आउटर कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस। किसकी कवरिंग है ये, न्यूक्लियस की, राइट। किसकी बनी हुई है भाई, लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन है, लिपिड्स और प्रोटीन की बनी हुई है, राइट। आउटर मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है, ER। जब आप ER पढ़ेंगे ना, वहां भी आपको समझ आएगा। न्यूक्लियस की अंदर की मेम्ब्रेन तो ऐसे चल रही है, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, वहां क्या शुरू हो जाता है बेटा, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। जो न्यूक्लियर एनवलप होता है उसके अंदर छोटे छोटे माइन्यूट, छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, जो क्या कराते हैं, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। अगला, न्यूक्लियर सैप या न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, राइट। ये आपका न्यूक्लियस है बेटा, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, कुछ लिक्विड भरा हुआ है ना, उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर सैप। सेल वाले को सेल सैप, न्यूक्लियर वाले को न्यूक्लियर सैप या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या होता है बेटा, इसके अंदर विस्कस फ्लूइड होता है, मतलब नॉट कंप्लीटली सॉलिड, नॉट कंप्लीटली लिक्विड, इट्स अ जेली लाइक सब्सटेंस। विस्कस मतलब होता है गाढ़ा, राइट। विस्कस फ्लूइड्स होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर,
और इसके अंदर होता क्या है, वो जो फ्लूइड है उसके अंदर है क्या क्या, एंजाइम्स है, राइबोसोम्स, अभी आगे आप पढ़ेंगे, राइबोसोम्स प्रोटीन्स बनाते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, और उसके अंदर भी क्या है, न्यूक्लियोलस, और क्या है, क्रोमेटिन थ्रेड। जो जो चीजें आपने देखी दैट्स इट। क्या क्या देखा आपने उसमें, क्रोमेटिन थ्रेड्स देखे, एंजाइम्स है, और क्या उसके पास न्यूक्लियोलस है। मतलब ये एक बेस मटेरियल है। जैसे मान लीजिए आप स्विमिंग पूल में गए और वहां पे जो ट्यूब्स होती है ना, तैर रही होती है, स्विमिंग पूल का जो वाटर है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है आपके लिए, है ना, और उसके अंदर जो ट्यूब्स हैं जो अलग अलग शेप्स में होती है, जो तैरती रहती है, वो उसके अंदर रहने वाले सब्सटेंस है, जैसे कि न्यूक्लियोलस है, क्रोमेटिन नेटवर्क है, ये सब उसके अंदर है। तो जो वाटर है वो आपको क्या दे रहा है, एक सरफेस ही तो प्रोवाइड कर रहा है जिसके अंदर ये सब चीजें रह रही है, राइट। अब आता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है, हाँ जी बच्चे, सेल के अंदर भी है, ईआर के ऊपर भी है, न्यूक्लियस के अंदर भी है, हाँ राइट। न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियोलस क्या होता है, ये भी एक डेंस स्फेरिकल बॉडी होती है। न्यूक्लियस के अंदर भी एक जो पार्ट है वो क्या है, न्यूक्लियोलस है, ठीक है। इसमें क्लियरली विजिबल, ये न्यूक्लियोलस ना सब में नहीं दिखाई देगा, नॉन डिवाइडिंग सेल्स में ज्यादा दिखाई देगा, राइट। और डार्कली स्टेन्ड होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल, इसके अंदर आरएनए होते हैं। अब आरएनए और डीएनए पहले अच्छे से समझाती हूँ आपको क्या होता है। पहले ये देखिए, ये एक्चुअल में ना इस वाले डायग्राम में ऐसे दिख नहीं रहा, बट एक्चुअल में ये ऐसे होते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क, इस तरीके से, जैसे होता है ना धागा, धागे को उलझा दो आप बिल्कुल और उस तरीके से इसके अंदर छोड़ दो, वो होता है क्रोमेटिन नेटवर्क। इसे बोलते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क एंटेंगल्ड रहता है, एंटेंगल मतलब उलझा हुआ रहता है, राइट। जब सेल डिवाइड करते हैं, मतलब ये एक सेल है, अब इसकी इच्छा है कि मैं एक से क्या बनूं, दो बनूं। जब सेल डिवाइड करता है तो ये जो बिखरा हुआ है ना, ये एक्चुअल में डीएनए है। डीएनए का नाम सुना है पहले कभी, क्या होता है डीएनए बेटा, चलो मैं आपको फुल फॉर्म बताती हूँ। डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अभी के लिए समझ लीजिए डीएनए क्या है, ये ना दो डबल स्टैंडर्ड धागे होते हैं, मतलब एक धागा मान लो ऐसे जा रहा है और दूसरा ऐसे जा रहा है, राइट। इनके बीच में आपस में बॉन्ड जुड़े होते हैं, राइट, ये डीएनए, राइट। जो डीएनए होता है ना, वो आपकी पूरी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, पूरी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। जैसे मान लो अगर आपने फोन में चिप डाल दी ना, उस चिप में आपके सारी के सारे क्या है, डाटा होता है। इन द सेम मैनर आपकी बॉडी का, पूरी किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी का सारा जो इंफॉर्मेशन है वो डीएनए के अंदर होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके अंदर आपके पेरेंट्स से कोई कैरेक्टर्स आए, ठीक है, आई कलर आया या हेयर कलर आया या उनके कोई भी कैरेक्टर आपके अंदर आए, वो किसके थ्रू आए, डीएनए के थ्रू। डीएनए को हम बोलते हैं हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन क्या कैरी करता है, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। तो डीएनए डबल हेलिक्स होता है, डबल हेलिक्स मतलब दो धागे को आपस में जोड़ दीजिए बाय डीएनए। इट कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। आरएनए भी होता है, आरएनए, आरएनए क्या होता है बेटा, राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये कैसा होता है बच्चे, ये सिंगल होता है, इसमें दो दिख रहे हैं ना, इट्स ओनली सिंगल। ये क्या होता है, सिंगल, इज प्रेजेंट इन बैक्टीरियाज, दूसरे वाले सेल्स में होता है। तो डीएनए, अब मैंने क्या कहा, ये जो आपको क्रोमेटिन नेटवर्क दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में डीएनए है ना, डीएनए ये उलझा हुआ पड़ा हुआ है। जब सेल ने डिवाइड करना शुरू करा, जब सेल ने क्या करना शुरू करा, डिवाइड, एक से दो बनने शुरू हुए, तो इट विल टेक द शेप ऑफ क्रोमोसोम। किसकी शेप ले लेता है ये, क्रोमोसोम। ऐसे ही पढ़े हैं, आपको नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन जब सेल ने डिवाइड करना शुरू किया तो क्रोमेटिन नेटवर्क टेक द शेप ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की शेप कैसी होती है, इस तरीके से, ये है क्रोमोसोम। हर इंडिविजुअल के पास एक स्पेसिफिक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे कि आप और मैं सब, हमारी बॉडी के अंदर 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं, यानी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर हमारी बॉडी में क्रोमोसोम कम या ज्यादा होते हैं तो एबनॉर्मलिटीज आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो हर इंडिविजुअल्स के क्रोमोसोम्स का नंबर सेट होता है और यही होते हैं क्रोमोसोम। पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ, क्रोमोसोम किसके बने हुए हैं, डीएनए एंड प्रोटीन। किसके बने हुए हैं, डीएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। समझ में आया कुछ। न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, क्या है न्यूक्लियस, सेल का कंट्रोल सेंटर या सेल का ब्रेन, राइट। न्यूक्लियस के अंदर चार कौन कौन से पार्ट्स हैं, न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन,
न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन नेटवर्क। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? न्यूक्लियर पोर्स। वो क्या करते हैं? अलाउ करते हैं एंट्री और एग्जिट किसकी? पार्टिकल्स बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। और क्रोमेटिन नेटवर्क क्या करता है? इट रिमेन एंटेंगल्ड, न्यूक्लियस के अंदर ऐसे बिखरा पड़ा रहता है, बट जब डिवाइडिंग फेस आता है इट विल टेक द शेप ऑफ क्रोमोसोम। क्या ये कुछ समझ में आया? कुछ कुछ समझ में आया, धीरे धीरे आएगा, डोंट वरी। बहुत सारी टर्म्स आपके लिए नहीं है, लेकिन धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको याद होना शुरू हो जाएगा। न्यूक्लियस डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन, राइट।